जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस सेशन के माध्यम से सीजीपीएससी मेंस के टॉपिक भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसे पूर्वी एशिया में अर्थात हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया जाता है और धीरे धीरे यह एक कंपनी भारत के हर हिस्से में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। न केवल बंगाल, मद्रास और बंबई जैसे बड़े शहरों में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करती है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरे भारत में अब शक्ति का केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है, क्योंकि मुगल सत्ता अब उनकी शक्ति केवल न के बराबर बची हुई होती है। तो इस हिसाब से देखें तो शक्तिशाली संस्था बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने बंगाल के जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वहाँ तक हमने एक स्टोरी के फॉर्म में इन चीज़ों को समझ लिया था। अब हम आगे की बात करते हैं और आज हम देखेंगे कि अब भारतीय संवैधानिक विकास कैसे होता है। आपका एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन चुका है। अब देखने की कोशिश करेंगे कि ये कितने चरणों में संवैधानिक विकास होता है। तो देखिए, इसके प्रमुख दो चरणों में हम संवैधानिक विकास को पढ़ते हैं। पहला चरण है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, यानी कि 1773 से 1853 तक। दूसरे चरण में हम देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947 तक। अगर आपको पेपर में कभी यह पूछ लिया जाए कि प्रथम चरण में संवैधानिक विकास में क्या क्या गतिविधियां हुई, तो प्रथम चरण में आप इसे ही लिखिएगा। स्पेशली डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब वन बाय वन करके हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब 1773 के एक्ट में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया था। उसके थोड़ा सा पहले 2 मिनट मैं आपसे बस लेना चाहता हूं, क्योंकि इसे भी हम पढ़ लेते हैं। उस दिन हमने एक स्टोरी के फॉर्म में समझा था, आज इसके कुछ पॉइंट वाइज हम इसके टॉपिक को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 1600 ईस्वी में एक राजलेख, जिसे चार्टर कहा गया, इसके माध्यम से कंपनी की स्थापना हुई। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे? भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। दूसरा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया। ठीक है, राजलेख में सिर्फ 15 वर्ष का प्रावधान था। धीरे धीरे देखते हुए वो हर एक्ट में, हर चार्टर में इनके अधिकार के अवधि को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब कंपनी का सारा प्रशासन गवर्नर और 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सौंपा गया। ये कहाँ थे दोस्तों? ये ब्रिटेन में ही थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लगभग 200 लोग, 216 लोगों ने मिलकर यह कंपनी बनाने की फरियाद की थी वहाँ के सम्राट से। तो इन कंपनी को अब रेगुलेट करने के लिए एक गवर्नर बनाया गया और 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट हम एक्ट में जब इन वर्डों को पढ़ेंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी रिलेट करने में। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। फिर दूसरा हुआ, अब देखिए, जस्ट 126 साल के बाद फिर एक लेख आया। ये इंपॉर्टेंट लेख है, उसके पहले छोटे छोटे लेख आते थे, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इसके माध्यम से कोलकाता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को, यानी राज्यपालों को, विधि बनाने की शक्ति दी गई। अब धीरे धीरे कंपनी को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए, अपने कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून बना सकें। हर कानून तो ब्रिटेन से नहीं बन के आ सकता, क्योंकि कंपनी यहाँ काम कर रही है, तो वो देखेगी कि हमें कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं अपने कर्मचारियों पर, और इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी।
तो वहाँ अपने प्रशासन को चलाने के लिए किन किन कानूनों की आवश्यकता होगी। इसलिए राजा ने कहा कि भाई ठीक, आप अपने गवर्नर ही अब क्या करेंगे, अपना कानून बना लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब सबसे बड़ा एक्ट और हमारा जो सिलेबस है वो यहीं से चालू होता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था इसको लाने के रीज़न को। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप नोट्स बनाएंगे या इसी पीडीएफ में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा या किसी कॉपी में। अब ये सवाल पूछा तो नहीं जाता है, नॉर्मली क्या पूछा जाता है कि प्रावधान और उसकी विशेषता को भी पूछा जाता है। लेकिन आप जब इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं कि तो मैं ये नहीं चाहता कि आपसे कोई सा भी डायमेंशंस आपके हाथों से छूटे। तो पहले ध्यान से सुनिए। विभिन्न कारणों से कंपनी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी, जैसे भारत में निरंतर युद्धों का कारण था। उन्हें फ्रांसीसियों से युद्ध करना पड़ा और फिर देखिए प्लासी का युद्ध आ गया, बक्सर का युद्ध आया। तो ये आर्थिक संकट से कंपनी गुजर रही थी। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कर्ज की मांग की और इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया। देखिए, रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है हिंदी में, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। विनियमन मतलब कुछ ऐसे निर्देश दिए जाते हैं जिसके माध्यम से उनको एक सीमितता में बांधा जाता है कि भाई इस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है, तो रेगुलेशन हो गया, है ना। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण था इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का कि कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों की समृद्धि से ब्रिटिश समाज के वर्गों में ईर्ष्या का भाव था। इनके द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने की मांग भी की जा रही थी। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण यह हुआ कि ब्रिटिश जो उद्योगपति थे उनके द्वारा भी कंपनी को नियंत्रित करने की मांग की जा रही थी। वेरी ऑब्वियस है कि जैसे ही आप किसी को ऊंचा बढ़ते हुए देखते हैं तो उसके टांग खींचने के लिए कोई ना कोई आ ही जाते हैं। बस यही समझ लीजिए कि अभी कंपनी के साथ यही सिचुएशन हो रही है। ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच समझौता व्यापारिक दृष्टिकोण से था, लेकिन अब कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई थी। ध्यान दीजिए कि पहले हमने कैसे डिस्कस किया था कि कंपनी को सिर्फ व्यापार करने के लिए अधिकार दिए गए थे, लेकिन ये क्या कर रही थी, अब यहाँ आकर के सत्ता ही स्थापित करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए तो अधिकार नहीं दिया गया था। सरकार के स्तर पर भी इसे पुनः परिभाषित करने की मांग की जा रही थी। ठीक है, तो ये एक पृष्ठभूमि तैयार हुई कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट को आखिरकार लाया गया। अब देखते हैं कि इसके प्रावधान क्या क्या है। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो ये आप इस पॉइंट को लिख देंगे तो ये काफ़ी आपका डायनेमिक हो जाएगा आंसर, कि सभी प्रावधान जो थे 1773 के वो परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। इंग्लिश में हम जिसे चेक एंड बैलेंस का थ्योरी कहते हैं। वो कैसे कि देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ सरकार होती है जो राज्य में सरकार चलाती है, लेकिन एक विपक्षी पार्टी भी होती है जो सरकार की आलोचना करके, विरोध करके, सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात रखती है और जनता के बात को रखने की कोशिश करती है। इसके माध्यम से क्या करती है, वो सरकार पर एक लिमिटेशन डालती है, प्रेशर डालती है कि भाई आपको अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो बस ये भी एक सिद्धांत ऐसा था कि कंपनी को क्या करना था कि एक लिमिटेशन में अब बांधना था। ठीक है, तो इसके जो प्रावधान थे वो इसी थ्योरी पर ही बेस्ड थे। चलिए, तो अब इसके प्रावधान क्या क्या थे। भारत में व्यापार एवं नियुक्ति पर कंपनी का एकाधिकार हो गया। इसके पहले केवल व्यापार भी था, अब क्या कर दिया गया, नियुक्ति पर भी कंपनी का एकाधिकार कर दिया गया कि भारत के अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत जो भी नियुक्ति होगी वो पूरा अधिकार कंपनी के हाथों में बना दिया गया, रख दिया गया। ठीक है, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
आपने अभी जस्ट देखा कि कैसे यहाँ बॉम्बे, कैसे यहाँ पे चेन्नई और कैसे यहाँ पे कलकत्ता, तीनों के जगह पहले गवर्नर थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इसको क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये और ये मतलब बॉम्बे के और चेन्नई के ये दोनों भी इसी के अंतर्गत आ गए कि अब इनको कुछ भी निर्णय लेना होता था तो वो किस पे वो हो गए थे, क्या बोलते हैं, निर्भर हो गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल पर। ठीक है। दूसरा क्या किया गया, प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल, गज मतलब है गवर्नर जनरल। आप लोग भी जब नोट्स बनाते हैं ना तो कुछ हर चीज़ों को पूरा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपके लिए बनाया गया है तो आप समझ सके ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग लिखा कीजिए। तो पहला तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना, प्रथम गवर्नर जनरल, ये आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है। ठीक है। प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल व 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। ये 4 सदस्यीय परिषद को आप इसे कार्यपालिका या कार्यकारी परिषद भी कह सकते हैं। साथ ही इन्हें कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया था, है ना। ये कानून बनाती थी ये परिषद और उसको क्या करती थी, लागू करती थी। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रावधान ये है कि कंपनी के कर्मचारी व अधिकारी उपहार व रिश्वत नहीं लेंगे। ठीक है। ये देखिए कि प्रावधान हम जब पढ़ते हैं ना तो इसमें प्योरली फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को आपको एक ही बार में याद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ लिए तो याद हो जाएगा, भाई धीरे धीरे चीज़ें याद होंगी, है ना। तो आराम से आप पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट प्रावधान था कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान। तो और उसके बाद नेक्स्ट प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित किया गया। देखिए, कर्मचारी क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करती थी लेकिन कर्मचारी भी क्या करते थे, भारत से व्यापार करने लगे थे ज़्यादा मुनाफा करने के लिए, और कुछ कुछ दूसरों को हेल्प करने के नाम से रिश्वत और उपहार भी लेने लगे थे। तो इस कारण इनको क्या किया गया, भ्रष्टाचार को प्रतिबंधित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अब इनको बिना लाइसेंस प्राप्त किए इनके व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब हमने एक पॉइंट देखा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो थोड़ा सा हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये आपको इसमें लिखना नहीं है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट है लेकिन आपको जानना चाहिए। 1773 के प्रावधान से 1774 में एससी की स्थापना की गई। यह एक बहुसदस्यीय सुप्रीम कोर्ट थी, मतलब इसमें 3+1 सदस्य थे। एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। यह एक अभिलेख न्यायालय थी, दैट मीन्स कि इसके जो भी निर्णय दिए जाते थे वो एक साक्ष्य के रूप में रखे जाते थे और दूसरे कोर्ट भी इसको फॉलो कर सकते थे। जैसे अभी अभिलेख न्यायालय कौन होते हैं, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के लिए अभिलेख न्यायालय कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश के लिए अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। इसमें एक वर्ड आया है, इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। अब हमें जानना है कि ये प्रीवी काउंसिल आखिर है क्या, तो ये देखते हैं। प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में स्थापित एक न्यायिक व्यवस्था थी, यानी कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट से कोई असहमत है निर्णय से तो वो कहाँ अपील कर सकता था, प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकता था। ठीक है। जैसे हाई कोर्ट की अपील हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, तो यही व्यवस्था इसमें भी थी। तो ये हमने समझ लिया कि 1773 के एक्ट में कौन कौन से प्रावधानों को शामिल किया गया था। देखिए, 1781 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, मतलब ये समझिए कि एक संशोधनात्मक अधिनियम थी। ये संशोधन इसलिए किया गया था क्योंकि 1773 में ना एक ये प्रावधान डाल दिया गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जो भी कानून बनाएगी उसको सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकृत कराना होता था। तो कंपनी के अधिकारी क्या करते थे, इतने समय तक अपने हिसाब से ही कानून बना के चलते थे, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं बना था। और
मतलब 1600 से मान के चलिए कि 1773 तक, लगभग 150 साल तक वो क्या करते थे, अपने कानून के हिसाब से ही चलते थे। अब अचानक से आप उनको किसी बंदिशों में डाल देंगे तो उसको एडजस्ट करने में होगी दिक्कत। तो उन्होंने ब्रिटेन में जब ये अपनी परेशानी बताई अपने हायर अथॉरिटी को, तो वहाँ से फिर एक एक्ट आया जिसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, मतलब 1781 का। इसमें क्या किया गया, थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया, और वो संशोधन क्या था, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब गवर्नर जनरल की परिषद जो भी नियम बनाएगी ना, उसे एससी के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें और कुछ प्रावधान नहीं था, यही एक प्रावधान था। ठीक है, अब धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उसके बाद आता है एक पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में इस समय इसका नाम क्यों पड़ा, तो इस समय क्या था, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे पिट द यंगर, इसके नाम से ही इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये क्या थी, आपको प्रावधान में अब लिखना है कि यह द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके माध्यम से मैंने पॉइंट फॉर्म में आपको बताया है, आपको जब इसको ब्रीफ करेंगे तो आप आसानी से इसे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट फॉर्म में लिखना होगा तो आपके लिए तो बिल्कुल आराम से ये नोट्स इजीली काम आएंगे। जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके सिनॉप्सिस भी तैयार कर सकते हैं, हम लास्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको मेंस के समय ये दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके माध्यम से बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। ये क्या थी, एक 6 सदस्यीय संस्था थी। जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एक सीओडी नाम की संस्था थी, किसमें हमने पढ़ा था, 1600 वाले एक्ट में, उसमें राजलेख में, है ना। अब आ गया बीओसी भी आ गया। ये भी कहाँ थी दोस्तों, ये भी ब्रिटेन में ही स्थापित की गई थी। अब देखिए, कंपनी पहले व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए तो सीओडी थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ, कंपनी क्या कर रही थी, अब राजनीतिक कार्यों में भी अपनी प्रभुत्व स्थापित कर चुकी थी, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अपनी स्थापना कर चुकी थी है। तो इन राजनीतिक कार्यों को रेगुलेट करने के लिए भी एक संस्था बनाई गई जिसे क्या कहा गया, बीओसी। इसीलिए कहा गया कि इसके माध्यम से द्वैध शासन की स्थापना हुई, मतलब यहाँ पर शासन करने के लिए एक बना दिया गया बीओसी, एक बना दिया गया सीओडी। ठीक है, अब आप समझ गए, दोनों का काम अलग अलग था। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, रट तो लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि द्वैध शासन का मतलब क्या है। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 प्रकार से शासन हो रहा है। अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर क्या हुआ, यह बीओसी संस्था थी, यह कंपनी के राजनीतिक कार्यों जैसे कि सैन्य, असैन्य और राजस्व मामलों को देखती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रावधान में आते हैं। कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। अभी तक ऑथोराइज्ड नहीं था कि ब्रिटिश के संसद कोई भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश के संसद क्या करे, अपना नाम दे। लेकिन ये जो भी कानून बनते थे कहाँ बनते थे, संसद में बनते थे, ब्रिटेन के संसद में। तो अब कंपनी के जो भी प्रदेश थे वो अब क्या कहलाते थे, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब कुछ छोटे छोटे अधिनियम जो आए थे उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें कुछ विशेष नहीं है लेकिन हमें विकास की प्रक्रिया में इन्हें जानना भी जरूरी है। तो फिर नेक्स्ट आता है 1786 का अधिनियम। इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। इसके पहले मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल नहीं होते थे। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक फैक्ट आ जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जो सेनापति भी हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट।
इसमें कुछ नहीं था, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, तो ये भी हम देख लिए। अब 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो भाई सीधी सी बात है कि अब चार्टर एक्ट कब आएगा? 1813 में आएगा। अब यहाँ से एक छोटे से पॉइंट को समझते हैं कि आखिरकार चार्टर एक्ट किसे कहते हैं, चार्टर का मतलब क्या होता है। इसमें देखिए, चार्टर का मतलब होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। चार्टर का मतलब सिंपल सा होता है कि अधिकार जब किसी भी सोर्स के माध्यम से या किसी भी लेख के माध्यम से जब अधिकार दिया जाता है या अधिकारों का प्रावधान उसमें होता है तो उसको कहते हैं चार्टर। देखिए, एक सिंपल सा अभी वर्तमान का हम एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप उनसे पूछिएगा ये क्वेश्चन कि क्या उनके विभाग में सिटीजन चार्टर नाम से कोई फ्लैक्स लगा हुआ है क्या। ठीक है, सिटीजन चार्टर, ये गवर्नेंस में हम पढ़ते हैं सिटीजन चार्टर को। तो देखिए, सिटीजन का मतलब क्या हो गया? नागरिक। और चार्टर का मतलब क्या हो गया? अधिकार पत्र। तो सिटीजन चार्टर का मतलब होता है नागरिक अधिकार पत्र। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये एक पूछिएगा, नहीं तो किसी से भी आप देखिएगा, जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो सामने में सिटीजन चार्टर का चार्ट दिया हुआ रहता है कि आपको कौन कौन से काम इस डिपार्टमेंट से लेना है, वह काम कितने दिनों में होगा, नहीं होगा तो आपको कहाँ कहाँ अपील करनी है, कहाँ आवेदन देना है, कितना आपका शुल्क रहेगा, इसका पूरा ब्यौरा होता है आपके सिटीजन चार्टर में। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या था। जिसमें अधिकार दिए जाते थे तो उसको कहा जाता था चार्टर। अभी तो देखिए, ये अभी अधिकार ही तो दिए जा रहे हैं ना, धीरे धीरे सिर्फ चीज़ें इवॉल्व हो रही है, विकसित हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कंपनी को हम क्या दे रहे हैं? अधिकार ही दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहा गया चार्टर। ये तो बहुत सिंपल सा फंडा था, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें क्या प्रावधान था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को यहां से समाप्त किया गया। ठीक, अभी तक कंपनी ही सिर्फ भारत में व्यापार करती थी, अब दूसरे व्यापारी भी भारत में व्यापार करने आ सकते थे। एकाधिकार हो गया समाप्त। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन रखा गया, अपवाद रखा गया कि भारत से चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार कंपनी अभी भी कर सकती है। ठीक है, यह प्रावधान किया गया कि सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई। हमने पहले ही समझ लिया इसको, है ना। आज्ञा के पश्चात ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट हो गई। ठीक, अब मिशनरी आते थे भारत में धर्म प्रचार करने के लिए। अब भारत का द्वार हर किसी अंग्रेजों के लिए अब खुल चुका था, तो हर कोई यहाँ संभावना देख कर आते थे। ईसाई मिशनरी अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आते थे, तो वो एक आज्ञा पत्र लेते थे, आज्ञा लेते थे यहाँ के गवर्नर से या ब्रिटेन से ही आज्ञा लेकर आते थे कि भाई हमें भारत में जाना है और प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो वो एक बात हो गई, वो भी एक प्रावधान हो गया। अब भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष सरकार 1 लाख रुपए खर्च करेगी। अब देखिए, आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो 1813 के चार्टर का ही देन है कि अब भारत में क्या करता था, अंग्रेज ये करते थे कि अब भारत में इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का प्रावधान किया गया। और वो भी क्यों किया गया, इसमें भी इनकी एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि यहाँ भारतीयों से उनको काम कराना था। यहाँ पे उनको चाहिए था क्या, कर्मचारी, और कर्मचारी ऐसे चाहिए थे जो भाई अंग्रेजी भाषा को जानते हो। तो अपने ही फायदे के लिए, ना कि भारत के फायदे के लिए, अपने ही फायदे के लिए अंग्रेज बहुत चतुर थे। स्ट्रेटजी में तो अंग्रेजों का कोई सानी नहीं है। तो ये क्या करते थे कि भाई यहाँ आप अंग्रेजी पढ़ाते थे और धीरे धीरे ऐसे लोगों को अपनी कंपनियों में शामिल करते थे। तो ये हो गया 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और जो प्रावधान है उसको भी देखते हैं। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। किंतु यहाँ पर एक वर्ड ये भी आता है, किंतु क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पहली बार अंग्रेजी राज्य का संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। मतलब ये कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर रहे थे, मतलब अब कंपनी के अधिकारों को धीरे धीरे कम कर रहे थे। अब फिर इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो जस्ट हम 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। लेकिन यह कहा गया कि भाई ब्रिटेन के जो क्राउन का पावर है वो पावर कम नहीं होगा। इस स्थिति से भारतीय जो अंग्रेजी राज्य में है उसकी संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। मतलब जो भी क्षेत्र हैं वो क्या है, क्राउन के ही अंडर में है, तो इस स्थिति को ही स्पष्ट किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन को दिया जाता है, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 20 साल बाद फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, इसमें क्या क्या प्रावधान थे आइए जानते हैं। इसमें यह कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दैट मीन्स इसके पहले जो भारत से चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार किया जा रहा था उसे भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नियुक्ति व राजस्व पर अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। मतलब अभी भी कंपनी क्या कर सकती थी, नियुक्ति कर सकती थी, और राजस्व वसूल जो करती थी वो अधिकार भी अभी भी कंपनी के पास ही थे। ठीक, नियुक्ति का हमने पहले ही देखा था, आप आराम से देखेंगे तो हर चीज़ों को आप लिंक करते हुए पढ़ेंगे कि पहले क्या हुआ था और इस बार क्या हो रहा है। तो ईजिली ये लिंक एबिलिटी जब आपके अंदर में डेवलप हो जाएगी तो अब पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन कि पहला भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, ये प्रीलिम्स के लिए आपका क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट प्रावधान किया गया, भारत में एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में यथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। इसके पहले हमने देखा कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य शामिल होते थे, गवर्नर जनरल क्या करते थे, कानून बनाते थे, है ना, और उसको एग्जीक्यूट भी करते थे। मतलब वो का एक हिसाब से देखिए वो संसद भी थी और वह आज वर्तमान की मंत्रिमंडल भी थी। वर्तमान में क्या होता है, संसद कानून बनाता है और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, मतलब उसको पालन कौन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की काम जो रहती है वो मंत्रिमंडल कैबिनेट के परिषद के पास रहता है। तो उस समय क्या किया गया, यही काम करती थी गवर्नर जनरल की परिषद। तो इसमें एक विधि सदस्य शामिल किया गया, वो क्या था, मैकाले। इसके तो बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है ये, है ना भाई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार लेकर के गवर्नर जनरल परिषद को दिया गया। मतलब कि जो अलग अलग गवर्नर थे, अब भारत का गवर्नर जनरल ही कानून बना सकता था। अब वही इस कानून को बाकी गवर्नर जनरल फॉलो करते थे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, क्योंकि अब एक जगह से कानून बन रहा है और बाकी उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई ना, एक व्यक्ति ही अब कानून बना रहा है, गवर्नर जनरल की परिषद, है ना। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके नेक्स्ट प्रावधान को देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजा से केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अब ये देखिए, ये पॉइंट आप संविधान में कौन से अनुच्छेद में पढ़ते हैं, आप मुझे बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब वही प्रावधान देखिए कैसे इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे चीज़ें, ये हम इसी पृष्ठभूमि के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट प्रावधान कहा गया कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। पहले दास प्रथा का जो प्रावधान था मुगलों के ज़माने से ही, है ना, प्राचीन भारत से ही, तो अब अंग्रेज क्या किए, इस दास प्रथा को अब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हमारे यहाँ से दास बना लिए जाते थे और ब्रिटेन के ही कर्मचारी क्या करते थे, साउथ अफ्रीका में ले गए, ऑस्ट्रेलिया में ले गए, अलग अलग जगह लेके चले जाते थे खरीद करके। तो दास प्रथा को अंत कर दिया गया और ये अंत हुआ 1843 में,
दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, मतलब दास प्रथा यहाँ से पूरी तरीके से समाप्त हो गई। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। 1813 और 1833 इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर आपको करना है। हमेशा इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते ही हैं। हमने कोशिश की है कि ऐसे चीज़ों को हमने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जब भी आप इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ें तो 2 कलर का पेन या हाइलाइटर अपने पास आप ज़रूर रखें। इससे क्या होगा, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना उससे आप इजीली मार्क कर लेंगे और फ्यूचर में जब आपको पढ़ना होगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके सामने होगी, बार बार हर चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते देखते हैं नेक्स्ट प्रावधान। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। ये 1853 में ही क्यों आया? क्योंकि 1833 में प्रावधान किया गया था और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, इसलिए 1853 में आया। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया कि कंपनी का नियुक्ति संबंधी अधिकार भी अब पूरे तरीके से समाप्त, मतलब 1833 में जो कंपनी के नियुक्ति के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था ना, उसे अब क्या किया गया, अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसमें एक प्रावधान किया गया कि कंपनी में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। इसके पहले कंपनी अपने मन चाहे लोगों को अपने कंपनी में नियुक्ति दे देते थे। ठीक है, भाई भतीजावाद यानी भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ रही थी। तो अब राजा ने देखा और वहाँ के सांसदों ने देखा कि भाई इसको हमें अब रेगुलेट करना पड़ेगा। तो क्या किया गया कि अब नियुक्ति होगी तो परीक्षा के माध्यम से होगी। लेकिन परीक्षा अभी भी कहाँ हो रहा था? ब्रिटेन में ही होगा, मतलब भारत का भी कोई एग्ज़ाम दिलाने कहाँ जाएगा? ब्रिटेन ही जाएगा, जो कि लगभग पॉसिबल नहीं था, पैसे वाले लोग ही जा सकते थे। ठीक, अब विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग विधान परिषद की स्थापना की गई। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अक्सर बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। क्या होता था, पहले गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, ये क्या करते थे, मान लीजिए इतने लोग हैं, ये क्या करते थे, यही कानून बनाते थे, मतलब यही संसद थे और यही आज की विधान मंत्री परिषद थी। मतलब कानून बनाने का काम और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नर जनरल की परिषद ही करती थी। इसीलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो संसद भी थी, मतलब विधायिका भी थी और कार्यपालिका भी थी। लेकिन 1853 में क्या किया गया कि अब कानून बनाने के लिए ना एक विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, और यही विधान परिषद अब कानून बनाएगा। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को। मतलब सीधे सीधे कहें कि इस एक्ट के माध्यम से भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये हो गया। इससे पूर्व गवर्नर जनरल की परिषद, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि गवर्नर जनरल की परिषद कानून बनाती थी, उसे लागू भी करती थी, किंतु अब विधान परिषद केवल कानून बनाएगी और गवर्नर जनरल की परिषद उसे लागू करेगी। अब आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से कहा जाए तो बिल्कुल पृथक कर दिया गया। इसमें एक 12 सदस्यीय निकाय होती थी, किसमें? विधान परिषद में। इसकी संख्या क्या होती थी? 12 होती थी और यही लोग कानून बनाते थे और उस कानून को लागू करने का काम गवर्नर जनरल की परिषद का था। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, जैसे ही आपने पढ़ा, अभी आपने जब भी आप वीडियो देखेंगे तो विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंतर्गत आपको पीडीएफ के माध्यम से क्या करना है, इन चीज़ों को एक बार पढ़ लेना है। तो अभी आपका माइंड क्या किया, एक बार सुना है ना, तो उन चीज़ों से परिचित हो गया है। अब वो क्या करेगा, एक बार पढ़ेगा ना तो उन चीज़ों को थोड़ी ग्रैस्प करने की कोशिश करेगा, मतलब ग्रहण करने की कोशिश करेगा। फिर क्या करिएगा, एक वीक में, एक सप्ताह के अंतर्गत पढ़ लीजिए, फिर 15 दिन के अंतर्गत पढ़ लीजिए और फिर एक महीने के अंतर्गत इसको पढ़ लीजिएगा। इस हिसाब से आप देखेंगे, क्योंकि ये पूरे फैक्चुअल चीज़ है दोस्तों, आसानी से याद नहीं होने वाले।
कई बार आप जब इस मार्ग से गुजरेंगे तभी इन रास्तों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं पहले भी कहता हूँ कि किसी को अपना बनाने में वक्त तो लगता है, बड़े लक्ष्य को पाने में वक्त तो लगता है। आपका लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आपको पाना है और पीएससी को अपना बनाना है। तो पीएससी को अपना बनाने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं और आप भी उनमें से एक हो, तो समय तो इसमें लगेगा। तो चलिए आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि लगभग आधे घंटे की क्लास हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसके नेक्स्ट वाले एक्ट को पढ़ेंगे और वो हम करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947। यानी आज हमने कंपनी के अंतर्गत के प्रावधान को पूरी तरीके से कवर कर लिया। वी विल फिनिश्ड नेक्स्ट टाइम ये करेंगे, हम क्या करेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, आपको देखना होगा, डाउनलोड करना होगा, तो आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सोर्स हमने एम लक्ष्मीकांत के बुक से तैयार किया है और पृष्ठभूमि के लिए, संविधान के लिए तो लक्ष्मीकांत तो बेस्ट बुक है। पृष्ठभूमि के लिए क्या है, स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है ना आधुनिक भारत के लिए, हमने वहाँ से कुछ प्रावधान उठाए हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज दिए गए हैं और हमने लगभग पॉइंटों को इसमें कवर कर लिया है। इसको छोड़ करके आपको कहीं भी अब भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।